उसके लिए हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम ढूंढनी होती हैं, हम पिछले साल की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ऐसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो ना कि हमें मैथमेटिक्स में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे कनौत बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो इस सारी तैयारी में, कोई खास जो हमारे नौजवान साथियों को बड़ा अच्छा लगे जान करके? मेरा नाम कनक तलवार है। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैथ्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है। बचपन में मेरे पिता मुझे पजल्स कराते थे जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने ओलंपियाड की तैयारी 7th क्लास से शुरू की थी, जिसमें मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ये ओलंपियाड HPCSE कंडक्ट कराता है और ये एक 5 स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफ़ी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं और सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जर्नी को एंजॉय करें। तो कान्हा, आप तो मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो और बोलते हैं ऐसे जैसे आपको साहित्य में भी रुचि है। जी सर, मैं बचपन में डिबेट्स और ओरेटिंग्स भी करता था। अच्छा, अब आइए हम आनंदो से बात करते हैं। आनंदो, आप अभी गुवाहाटी में हैं और आपका साथी रुशील आप मुंबई में हैं। मेरे आप दोनों से एक क्वेश्चन है। देखिए, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूं और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूं। बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाए? सर, मैं रुशिल माथुर हूँ। जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं, हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है, पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से। मेरा मानना ये है कि मैथ्स एक्चुअली एक सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है और इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ दें, तो ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों होता है। तो आई थिंक इससे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है लोगों का, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते उससे हमें डर लगने लगता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि मैथ्स, सब सोचते हैं, एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ्स में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच पाते हैं जो ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल होते हैं। और इसलिए मैथ ओलंपियाड्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रेलेवेंस है मैथ्स के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आनंद, तो कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते पीएम जी, मैं आनंद खैरव गुवाहाटी से। मैं भी अभी 12वीं कक्षा पास किया हूँ। यहाँ के लोकल ओलंपियाड में 6th और 7th में करता था, वहाँ से ही हुई। ये मेरी दूसरी आयामो थी, दोनों आयाम ही बहुत अच्छे लगे। मैं रुशिल जो कहा उससे मैं सहमत हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन्हें मैथ से डर है उन्हें धैर्य की बहुत जरूरत है। कि हमें मैथ जैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है, एक फार्मूला दिया जाता है, वो रटा जाता है, फिर उस फार्मूला से ही 100 सवाल ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन फार्मूला समझे कि नहीं वो नहीं देखा जाता। सिर्फ सवाल करते ही जाओ, फार्मूला भी रटा जाएगा और फिर एग्जाम में अगर फार्मूला भूल गया तो क्या करेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि फार्मूला को समझो, जो रुशिल कहा था, तो धैर्य से देखो। अगर फार्मूला ठीक से समझे तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 सवाल से ही हो जाएंगे और मैथ को डरना भी नहीं है। आदित्य और सिद्धार्थ, आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई। अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते होंगे। क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दूसरे देशों से इंटरैक्ट किया था, बहुत सारे कल्चर्स थे और बहुत अच्छा था दूसरे स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करने के, और बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस थे। हाँ आदित्य, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। उधर हमें उन्होंने पर्थ सिटी को घुमा के दिखाया था, उधर बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखे थे और पार्क्स लेके गए थे और हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी लेके गए थे, तो वो भी बहुत अच्छा अनुभव था। चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस प्रकार के खेल के लिए
काफी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है, दिमाग खपा देना पड़ता है। और परिवार के लोग भी कभी कभी तंग आते हैं कि ये क्या गुणा भाग करता रहता है। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने देश का मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट से बात करके आनंद आ गया। मन की बात से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैथ्स के इन युवा महारथियों को सुनने के बाद दूसरे युवाओं को मैथ्स को एंजॉय करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं उस विषय को साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपने चराई देऊ मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराई देऊ मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराई देऊ मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है? चराई देऊ का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और इनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। साथियों, अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। मुझे याद है कि इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदान में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चराई देऊ मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। साथियों, अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी।
अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती हैं। ये पेंटिंग्स और ये कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहां देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ये हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात रंगों की, ऐसे रंगों की जिन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है। इसलिए इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही है। इनके बनाए बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है। साथियों, रोहतक की इन महिलाओं की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कारीगर हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। चाहे ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे एमपी की माहेश्वरी साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठणी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स हो, चाहे हिमाचल के भुट्टिकों के शॉल और ऊनी कपड़े हो, या फिर जम्मू कश्मीर के कनी शॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है। और आप ये तो जानते ही होंगे, कुछ ही दिन बाद 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। आजकल जिस तरह हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो